जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार झुंझुनू से आपका वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होगा हमारा एसकेटी के लिए। एसकेटी के टॉपिक जो कि क्लासिफिकेशन और कोडिफिकेशन है, तो ये वीडियो इसी से रिलेट होने वाला है। तो यहाँ पर हिंदी में बात करें तो यहाँ पर सामग्री का वर्गीकरण और संहिताकरण, इसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। जब हम प्राप्त सामग्री आइटम को हम स्टोर में स्टोरेज करते हैं, यानी रखते हैं, तो उसको पहले वर्गीकृत किया जाता है, उसके बाद उसका कोडिफिकेशन करके उसको स्टैक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि पिछली बार भी एग्जाम में जो है 3 से 4 क्वेश्चंस इसी से रिलेट आए थे। ओके, तो इन दोनों वर्गीकरण और संहिताकरण, क्लासिफिकेशन और कोडिफिकेशन, इन दोनों से 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे पिछली बार। तो इजी टॉपिक है, आराम से आप 3 से 4 नंबर कवर कर लोगे। ओके, तो जानकारी के लिए बता दूं, एसकेटी का कंप्लीट कोर्स जो है एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर भी देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और बात करें, यहाँ पर आपको डिपार्टमेंटल नोट्स देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सामग्री का वर्गीकरण और संहिताकरण। मैं यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ कुछ वर्ड जो है इंग्लिश के भी यूज करने वाला हूँ, क्योंकि हिंदी जो है यहाँ पर कई वर्ड ऐसे हैं हिंदी के जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश थोड़ा यूज में लेना चाहिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो आप जैसे ही आपने स्टोर के अंदर सामान मंगवाया, उसके बाद क्या होता है, आपका सामान रिसीव होता है, आप रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं कि कहीं टूटा फूटा कम ज़्यादा सामान तो नहीं आ गया। उसके बाद क्या होता है, आपको स्टोर करना होता है रैक में, अलमारियों में, आपको इनको रखना होता है सामान को, स्टोर स्टोर को। ओके, तो यहाँ पर रखने के लिए एक प्रॉपर तरीका भी होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर वर्गीकरण कर लेते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन। जैसे कि कपड़ा एक साइड, तेल एक साइड, और इलेक्ट्रिकल सामान एक साइड, तो ये सब क्या वर्गीकरण है। ओके, अब बाद में क्या होता है, संहिताकरण, कोडिफिकेशन। अब जैसे कोडिफिकेशन क्या होता है, किसी मटेरियल को कोड देना उसकी त्वरित पहचान के लिए, कि सरल भाषा में उसको पहचानने के लिए कोड दिया जाता है, संहिताकरण कहलाती है प्रक्रिया। ओके, तो बात करेंगे आज की वीडियो में, हम ओनली वर्गीकरण पर फोकस करने वाले हैं। वर्गीकरण से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं। ओके, तो वर्गीकरण कुछ सामान्य विशेषताओं के संदर्भ में व्यवस्थित विभाजन, समूहीकरण, ग्रुपिंग, या सामग्री या स्टोर आइटम को संदर्भित करता है। एक अलग से ग्रुप बना लेना, जैसे कि कपड़ों का एक ग्रुप हो गया इधर, मिट्टी का एक ग्रुप इधर हो गया, तेल का ग्रुप एक साइड हो गया, तो ये सब क्या हो, वर्गीकरण है। ओके, सामग्रियों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है, जैसे प्रकृति, निर्माण प्रक्रिया, मूल्य, उद्देश्य आदि। तो यहाँ पर जो सामग्री होती है उनका क्लासिफिकेशन जो है, हम उनकी नेचर, उनकी प्रकृति क्या है, उसके अनुरूप हम क्या कर सकते हैं, उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं, मूल्य के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, सस्ती को एक साइड कर लेते हैं, महंगी को एक साइड कर लेते हैं। ओके, तो ऐसे तो है नहीं कि हम हीरे को ऐसे ही लो क्वालिटी के मटेरियल के साथ रखें। ओके, तो यहाँ पर अलग से रखना पड़ता है, महंगी को एक साइड, सस्ती को एक साइड। ओके, और उनके उद्देश्य क्या क्या होते हैं उसके आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप मान सकते हैं, यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स मान सकते हैं, नट बोल्ट मान सकते हैं। इनको आप ऐसे तो है नहीं कि कपड़ों के साथ रखेंगे, यानी कि उनका उद्देश्य क्या है नट बोल्ट का, यहाँ पर उनका उद्देश्य वाहनों में है। ओके, वाहनों में उनकी रिपेयरिंग में काम आना। अब उनको कपड़े के साथ तो रख नहीं सकते, तो उनका उद्देश्य के आधार पर भी हम ऐसे
क्लासिफिकेशन करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर खरीदी और संग्रहित की जाने वाली सामग्रियों की पहचान के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें ठीक से वर्गीकृत किया जाए। स्टोर प्रभारी को उनके उद्देश्य के लिए भंडारण की प्रक्रिया के दौरान सामग्री का गहन अध्ययन करना चाहिए। जो सामग्री होती है उसको अच्छे से पहचानना चाहिए, इसके क्या काम है, क्या वैल्यू है इसकी, इसको कहाँ पर स्टॉक करना है, कहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन करना है, तो ये सब अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, सुरक्षित अभिरक्षा। अभिरक्षा, अब यहाँ पर अभिरक्षा है तो मैंने यहाँ पर यूज में लिया सेफ कस्टडी। उसको सेफ कस्टडी में रखना चाहिए, जो भी मटेरियल है कहीं इधर उधर गायब नहीं होना चाहिए। ओके, सावधानी पूर्वक हैंडलिंग और भंडारण, उसका जो भी मटेरियल आया उसकी अच्छी तरह से हैंडलिंग होनी चाहिए, उसको अच्छी तरह से रख रखाव करना चाहिए। ओके, भंडारण भी अच्छी तरह से करना चाहिए और नुकसान, आग, चोरी, खराब होने आदि से सुरक्षा होनी चाहिए। ओके, जो भी मटेरियल आया है स्टोर में, ओके, और जो भी आपको स्टोर करना है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। एक तो आग नहीं लगनी चाहिए, ओके, चोरी खराब नहीं होना चाहिए मटेरियल। ओके, तो इन सब से मटेरियल की सुरक्षा करनी चाहिए। इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन करना होता है। यह सामग्री के क्लासी वर्गीकरण के लिए जिम्मेदार है। ओके, अब बात करते हैं सामग्री के अनुसार व्यापक वर्गीकरण। हम सामग्री के अनुसार वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। ओके, तो वर्गीकरण हम कर सकते हैं प्रकृति, नेचर के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। ओके, दूसरा उपयोग के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेवा, सर्विस है, कौन सी चीज़ कौन सी सर्विस दे सकती है उसके आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। ओके, निम्नलिखित वर्गों में की जा सकती है। अब नीचे यहाँ पर कुछ वर्ग दिए जाए, जैसे कच्चा माल को एक साइड रख लेते हैं। ओके, कच्चे माल का अलग स्टॉक, उपभोज्य, भंडार। अब उपभोज्य यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही है। कंज्यूमेबल, ओके, जो खपत में काम आते हैं वो उपभोज्य हैं। ओके, कंज्यूमेबल। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर मशीनरी और संयंत्र। जो भी मशीनरी है, संयंत्र है, उनको अलग से स्टॉक करना चाहिए। ये भी क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है। नेक्स्ट है उपकरण, कारखाना और कार्यालय, इनका अलग से स्टॉक होना चाहिए। ज्वलनशील भंडार जो, इनका अलग से होना चाहिए। नेक्स्ट है रासायनिक, जो केमिकल्स जो है उनका अलग से स्टॉक करना चाहिए। फर्नीचर और फिक्सचर है, उनको अलग से स्टॉक करना चाहिए। स्क्रैप सामग्री, स्क्रैप क्या होता है, जो कि आपका अवशेष होता है। ओके, अपनी लोकल लैंग्वेज में बोले तो यहाँ पर कबाड़। ओके, जो भी बचता है वो अवशेष सामग्री, स्क्रैप। ओके, पैकेजिंग सामग्री, जनरल स्टोर, ये तो यहाँ पर इनके इनमें विभाजित हो सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं अगला यहाँ पर सामग्री के वर्गीकरण के आधार, बेस, क्या क्या बेस हो सकते हैं क्लासिफिकेशन का। ओके, तो यहाँ पर बात करें सामग्रियों के वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार निम्नानुसार दिया जा सकता है। आप किस बेस पर सामग्री का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। प्रकृति के आधार पर, नेचर, पदार्थ का नेचर क्या है उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। ओके, तो प्रकृति के आधार पर पदार्थों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। जो नेचर के आधार पर हम पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष सामग्री। ओके, यानी डायरेक्ट मटेरियल, आई होप समझ रहे होगे आप, डायरेक्ट मटेरियल। अब बात करें डायरेक्ट मटेरियल की, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, स्टोर के अंदर आने वाला ऐसा माल जो सीधे हम यूज में लेते हैं, यानी कि वो बीच में कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है। ओके, वो डायरेक्ट हमारे स्टॉक में आ रहा है। तो आप प्रत्यक्ष सामग्री सामग्री की वे वस्तुएं हैं जिन्हें किसी उत्पाद या उत्पादों के समूह के साथ एक विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग चिंता में पहचाना जा सकता है और इसे आसानी से मापा जा सकता है और सीधे उत्पाद पर चार्ज किया जा सकता है। यह इस तरह की सामग्री तैयार उत्पाद का हिस्सा बनती है। जो हम उत्पाद तैयार कर रहे हैं उसका हिस्सा बनती है। जैसे फर्नीचर तैयार करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, लकड़ी। तो लकड़ी हम डायरेक्ट टिम्बर, लकड़ी है टिम्बर। ओके, तो टिम्बर जो होती है लकड़ी,
फर्नीचर तैयार करने के लिए लकड़ी जो होती है क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल का रूप होती है। ओके, कपड़ों में कपड़ा, गारमेंट्स। ओके, यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश का चेंजमेंट कर सकते हैं आप, कपड़ों को गारमेंट। ओके, तो जो भी गारमेंट्स होते हैं उसमें क्या कपड़ा क्या होता है, जैसे आपको गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसमें कपड़ा जो आएगा वो डायरेक्ट मटेरियल होगा। और यहाँ पर सीमेंट, ईंट और रेत, अगर ये भी होता है बिल्डिंग, जैसे आपको बिल्डिंग बनानी है तो उसमें क्या क्या चाहिए, सीमेंट, ईंट और रेत। तो ये सब डायरेक्ट मटेरियल है, ईंट, रेत और सीमेंट, ये डायरेक्ट मटेरियल है इमारत बिल्डिंग के निर्माण में। और यहाँ पर बात करें कपड़े आदि में सूत, जो सूत होता है ये डायरेक्ट मटेरियल होता है किसमें, कपड़े में। जब हम कपड़े बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या मंगवाते हैं, पहले सूत मंगवाते हैं। तो सूत क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, सीधे हमारे पास आ रहा है। ओके, अब होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष सामग्री। ओके, अप्रत्यक्ष सामग्री, तो ये ऐसी सामग्री है जिनका किसी विशिष्ट उत्पाद से पता नहीं लगाया जा सकता है और न ही विशिष्ट उत्पादों से सीधे शुल्क लिया जा सकता है। ये सामग्रियाँ उत्पाद का हिस्सा नहीं है। अप्रत्यक्ष सामग्री के उदाहरण, इनडायरेक्ट की बात करें तो इनके आपके स्टॉक के अंदर जो है इनके बिना भी आपका काम चल जाता है। ओके, जबकि डायरेक्ट मटेरियल जो होता है उसके बिना आपका स्टॉक नहीं चलता, यानी कि उसी पर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो आपका उत्पादन है वही चलता है। ओके, उसी पे चलता है डायरेक्ट पे। जबकि अब इनडायरेक्ट की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं होता। जैसे इसमें क्या होता है, मरम्मत और रख रखाव के भंडार, जो रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के भंडार स्टोर हैं वो क्या है, इनडायरेक्ट है। ओके, ये सीधे काम में नहीं लिए जाते किसी उत्पादन में। चिकनाई वाले तेल, लुब्रिकेंट्स, फ्लूइड्स हो गए, तो ये सब इनडायरेक्ट है। सफाई सामग्री ये भी इनडायरेक्ट है। सूती कपड़े ये भी इनडायरेक्ट है। ओके, अब बात करते हैं विनिर्माण प्रक्रिया के आधार पर हम क्या कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो विनिर्माण की बात करें तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर सकते हैं। ओके, मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर दुकानों को यानी स्टोर्स, ओके, स्टोर को विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर तीन में विभाजित किया जाता है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, इन्वेंट्री कंट्रोल में बताया था कि आपको तीन भाग में होता है। पहला रॉ मटेरियल, कच्चा माल। ओके, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कच्चा माल, पहला कच्चा माल। दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, जिस पर काम चल रहा है। और तीसरा फिनिश्ड गुड, तैयार माल। ओके, तो यहाँ पर पहला है यहाँ पर प्री प्रोसेस स्टॉक, जिस पर काम चल रहा है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, रॉ मटेरियल। ओके, कच्चा माल, तो ये स्टोर की वस्तु है जिन्हें अभी तक निर्माण प्रक्रिया में नहीं लिया गया और निर्माण प्रक्रिया या उत्पादन शुरू होने से पहले प्राप्त किया गया है। कच्चा माल है तो इसको पहले प्राप्त किया जाता है, काम नहीं चल रहा अभी लेकिन इनको पहले स्टॉक कर लिया जाता है। ओके, जैसे कपड़ा बनाना आपको, तो कपड़ा बनाने के लिए आपको सूत पहले ही मंगवा लेना पड़ता है। ओके, बिल्डिंग बनानी है आपको तो आपको पहले बजरी, रोड़ी, ये सब पहले ही स्टॉक कर लेना पड़ता है, ये कच्चा माल होता है। ओके, तो इनमें कच्चे माल, खरीदे गए पुर्जे और असेंबली और पारगमन में सामग्री की पाइपलाइन में स्टॉक शामिल है। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे आप अच्छे से। प्री प्रोसेस प्रोसेस स्टॉक यानी रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटरमीडिएट स्टॉक, मध्यस्थ। ओके, इंटरमीडिएट स्टॉक में वे पुर्जे या असेंबली शामिल होते हैं जो अंतिम उत्पाद उपयोग के लिए कारखाने के भीतर निर्मित होते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, जिस पर काम चल रहा है अभी, यानी कि ये इससे तो आगे है, रॉ मटेरियल से तो आगे होता है और फिनिश्ड गुड से पीछे होता है। ओके, तो इन पे काम चल रहा है अभी। ओके, नेक्स्ट है अगला यहाँ पर तैयार माल, फिनिश्ड गुड। ओके, फिनिश्ड प्रोडक्ट, तीसरा, समझ गए होंगे आप। जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, तैयार माल वे वस्तुएं जो कारखाने में विधिवत निर्माण की गई है और खार ग्राहकों को शिपमेंट या बिक्री के लिए तैयार है। फिनिश्ड गुड, तैयार माल। ओके, जो कि बिक्री के लिए तैयार होता है।
तो ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अगला यहाँ पर मूल्य के आधार पर वर्गीकरण, वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू के आधार पर वर्गीकरण कैसे करते हैं। ओके, तो मूल्य के आधार पर भंडार वस्तु को दो भागों में बांटा जा सकता है। ओके, तो पहला श्रेणी ए, कैटेगरी ए। श्रेणी ए में ऐसी सामग्रियां शामिल है जो दुकानों में कुल वस्तुओं का 5 से 10% का गठन करती है और कुल स्टोर मूल्य के 70 से 85% का प्रतिनिधित्व करती है। बात करें इनकी संख्या की, तो इनकी संख्या जो होती है 5 से 10% होती है ओनली। ओके, संख्या स्टोर में 5 से 10% ही होती है, लेकिन इनकी वैल्यू, मूल्य की बात करें तो आपके कुल स्टोर का 70 से 85% पैसा जो है, मूल्य जो है, इन्हीं वस्तुओं पे खर्च हो जाता है। यानी कि ये महंगी वस्तु होती है और महंगी वस्तुओं को खरीदने में ज़्यादा पैसा लगता है। ओके, महंगी वस्तुओं की संख्या कम होती है स्टोर के अंदर। आपने देखा होगा ब्रांडेड पीस जो है वो दुकानों में बहुत ही कम होता है, 4 से 5 पीसेस मिलेंगे और उनके वैल्यू जो है, मूल्य बहुत अधिक होता है। ओके, तो 70 से 75% इनका मूल्य इन्हीं पर खर्च हो जाता है और ये स्टोर में 5 से 10% ही होती है। नेक्स्ट है श्रेणी बी, क्लास बी की बात करें। इस श्रेणी में ऐसी सामग्री शामिल है जो दुकानों में कुल वस्तुओं का 10 से 20% है। ओके, और कुल स्टोर मूल्य के 10 से 20% का प्रतिनिधित्व करती है। यानी इनकी संख्या भी 10 से 20% होती है स्टोर में और इनके ऊपर कुल मूल्य, वैल्यू का खर्च भी स्टोर की कुल मूल्य का 10 से 20% ही खर्च होता है। ओके, मान लो आपके स्टोर के अंदर 100 रुपये की टोटल चीज़ मंगवाई है, तो यहाँ पर 10 से 20 रुपये की चीज़ जो है यही श्रेणी बी पे खर्च होता है। ओके, अगला है श्रेणी सी। श्रेणी सी की बात करें तो इस श्रेणी में सस्ती सामग्री शामिल है जो दुकानों में कुल वस्तुओं का 70 से 85% और कुल स्टोर मूल्य के 5 से 10% का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इनकी संख्या बात करें तो संख्या तो अच्छी खासी होती है, 70 से 85%, और इनके मूल्य की बात करें तो ओनली 5 से 10% का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बात करें, नॉर्मल से एग्ज़ाम ले सकते हैं आप, लोकल दुकानों में भी देखते हैं नमक जो है वो सस्ता होता है। ओके, और यहाँ पर बात करें नमक जो काफ़ी आप देखते हैं दुकानों के बाहर ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई केयर भी नहीं करता। ओके, और नमक का जो है स्टॉक काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और नमक की आप बात करें तो कुल स्टोर का, आपकी दुकान का बहुत ही कम पैसा, आप 2,000 रुपये में अच्छी खासी बोरियां लेकर आ सकते हैं। ओके, तो ये हो गए, आप नमक के एग्जांपल से समझ सकते हैं, नमक कैटेगरी सी के अंदर मान सकते हैं। ओके, श्रेणी ए आइटम महंगी वस्तुओं का गठन करते हैं जो उन्हें संरक्षित करने के लिए अधिक से अधिक नियंत्रण की मांग करते हैं। महंगी वस्तुओं को क्या है, ज़्यादा ज़्यादा प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। ओके, अब ऐसे तो है नहीं कि हीरो को ऐसे ही फेंक देंगे, ऐसे ध्यान नहीं देंगे, उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत होती है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह। श्रेणी बी मदों को नियंत्रित करने के लिए उचित मात्रा में सावधानी बरती जा सकती है, नॉर्मल आपको ध्यान देते रहना है टाइम टू टाइम। जबकि किसी श्रेणी का या अवशिष्ट वस्तुओं को नियंत्रित करने के लिए एक नियमित प्रकार की देखभाल लागू की जा सकती है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लोकल लैंग्वेज में जितना आप समझेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। ओके, कभी नहीं भूलेंगे अगर लोकल लैंग्वेज में आप समझते हैं तो। अब बात करते हैं दुकानों की आवाजाही के आधार पर। अब फिर से यहाँ पे आवाजाही क्या, मतलब स्टोर के अंदर जो मूवमेंट होता है सामग्री का, कितना बिका, कितना जल्दी बिक रहा है, कितना आ रहा है, तो ये सब इसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन इसके आधार पर करते हैं। गति, जो सामग्री की बिकने की गति, मूवमेंट, या उपभोग की दर, यहाँ पर आ गया उपभोग की दर, बताया ना अभी, बिक्री के आधार पर भंडार वस्तु को विभाजित किया जा सकता है। तो ये पिछली बार भी आया था, तो क्लासिफिकेशन इसके आधार पर भी कर सकते हैं हम। फास्ट मूविंग स्टॉक, जो जल्दी बिकता है, तेजी से चलने वाला स्टॉक उन सामग्रियों की वस्तुओं को इंगित करता है जो एक विनिर्माण चिंता के उत्पादन विभागों से उच्च मांग के कारण बहुत तेज गति से समाप्त हो जाती है। फास्ट मूविंग यानी जो जितनी जल्दी बिकता है, यानी कि आप डेली यूजेज में ले सकते हैं।
जैसे दूध वगैरह भी ले सकते हैं इसमें। ओके, तो फास्ट मूविंग में आता है। ओके, अगला यहाँ पर स्लो मूविंग, इसमें धीरे चलता है। ओके, सामग्री बिकती है लेकिन एक निश्चित गति से बिकती है, धीरे धीरे। यह श्रेणी उन दुकानों में सामग्री की वस्तुओं को इंगित करती है जो विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग संस्थान के उत्पादन विभागों से कम मांग के कारण या बहुत धीमी गति से खपत या समाप्त हो जाती है, बहुत धीरे धीरे बिकती है। ओके, अगला यहाँ पर नॉन मूविंग, नॉन मूविंग स्टॉक, इसको क्या बोल सकते हैं, डोरमेंट स्टॉक भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, आपको डोरमेंट स्टॉक भी बोल सकते हैं, नॉन मूविंग। ओके, तो यह इस श्रेणी में ऐसे स्टोर आइटम शामिल है जिनकी वर्तमान में कोई मांग नहीं है और भविष्य में मांग वापस आ सकती है। इस श्रेणी में मौसमी सामग्री शामिल है जो निर्दिष्ट मौसमों के दौरान होती है। अब जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों में क्या है, पंखे कूलर तो बिकेंगे नहीं, तो पंखे कूलर को हम किस में डाल सकते हैं, नॉन मूविंग में डाल सकते हैं। बाकी ये अभी बिकेंगे नहीं, ये कोई रेयर चांस है, 0.01% में ये बिक सकता है। बाकी अभी आप पंखे कूलर को आप नॉन मूविंग में डाल सकते हैं। ओके, तो ये लोकल यहाँ पर एग्जांपल हुआ है, इससे रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो सामग्री के वर्गीकरण, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, मैंने आपको लैंग्वेज में बता दिया है क्यों करते हैं, इसके वर्गीकरण के लाभ क्या क्या है। तो इसको देख लेते हैं, पिछली बार भी क्वेश्चंस आए थे इसके ऊपर। ओके, तो स्टोर की वस्तुओं को वर्गीकृत करने का मुख्य लाभ निम्नानुसार दिए जा सकते हैं, नीचे दिए गए यहाँ पर। पहला लाभ क्या है, स्टोर आइटम्स के समूहीकरण, ग्रुपिंग, एक जगह ग्रुप करना, उनका स्टॉक करना, समूहीकरण में सहायक। ओके, यानी कि ग्रुपिंग कर लेते हैं एक साइड, तो ये क्लासिफिकेशन का एक लाभ है। ओके, एक साइड कपड़े एक साइड रखते हैं। वर्गीकरण प्रक्रिया, स्टोर में सामग्री के विभिन्न मदों मदों यानी फिर से यहाँ पर हिंदी वर्ड आया है, तो यहाँ पर मदों, आइटम, मदों, आइटम को क्या बोलते हैं हिंदी में, आइटम। तो आइटम्स के समूहीकरण में मदद करती है। ओके, एक विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को एक स्थान पर संग्रहित किया जा सकता है जो भंडारण स्थान का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करता है। यानी कि एक तरह के कपड़े या एक तरह का लुब्रिकेंट्स जो है एक स्टॉक करते हैं। ओके, उनका ग्रुपिंग करते हैं, तो ये सबसे बड़ा क्या होता है, फ़ायदा होता है, लाभ होता है क्लासिफिकेशन का। और एक जगह पर रखने में क्या होता है, आपको जो जगह होती है, दी गई जगह जो है उसका आप अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे आप कपड़े के ऊपर कपड़ा रख सकते हैं स्टॉक में। ओके, लेकिन आप पेट्रोल या फिर किसी चीज़ के ऊपर, लुब्रिकेंट्स के ऊपर आप कपड़ा नहीं रख सकते क्योंकि इससे कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो आपको ग्रुपिंग करने में सहायता होती है। ओके, तो ये सबसे बड़ा लाभ होता है क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट है आसान स्थान, इजी लोकेशन। स्टोर की वस्तुओं का उचित वर्गीकरण विभिन्न वस्तुओं की आसान 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 पहचान में मदद करता है। जब भी उत्पादन विभागों में इनकी आवश्यकता होती है तो स्टोर कीपिंग स्टाफ आसानी से सामग्री का पता कर लेता है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि कपड़ा लेकर आओ या फिर एक्सेल साइज की शर्ट लेके आओ, अब ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पर शर्ट लेने के लिए आप लुब्रिकेंट्स स्पेयर पार्ट्स की दुकान में जाएंगे। ओके, रैक में जाएंगे। ओके, तो आप पार्ट्स की रैक में नहीं जाएंगे, यानी कि आपको कपड़ा लेने के लिए आप सीधे यहाँ पर कपड़ों की, गारमेंट्स की रैक में जाएंगे। तो इससे क्या होता है, तुरंत पहचान हो जाती है, आसान स्थान, इजी लोकेशन होती है। ओके, स्टोर के अंदर। नेक्स्ट है उचित लेखाकरण। अब लेखाकरण को हिंदी में क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। ओके, जो भी प्रक्रिया होती है उसका कितना आया, कितना गया, कितना हमने कमाया, कितनी इसकी रेट है, ये सब अकाउंटिंग में आता है। कितना बेचा हमने, कितने में ख़रीदा, कितना चार्ज हुआ। ओके, ट्रांसपोर्टेशन का कितना लगे, ये सब अकाउंटिंग की प्रक्रिया में आता है। ओके, तो स्टोर की उचित रूप से वर्गीकृत वस्तुओं की रिकॉर्ड कीपिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सरलीकृत रिकॉर्ड कीपिंग, प्राप्ति, रिसिप्ट, रिसीव यानी जो प्राप्त किया है, और जारी को स्टोर रिकॉर्ड में पोस्ट करने की सटीकता सुनिश्चित करता है। अब जैसे हमको क्लास वो करना, अकाउंटिंग करना है,
तो अकाउंटिंग आप कपड़ों का एक साथ अकाउंटिंग कर लेते हैं, इतना कपड़ा हमने मंगाया, इतनों में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा, इतना यहाँ से आया, इतना हमने बेच दिया। तो ये इससे क्या होता है, प्रॉपर अकाउंटिंग हो जाती है। कपड़ों के एक साथ हो गई, एक दिन हम एक साइड हम दूसरी साइड ये मान लो स्पेयर पार्ट्स की कर लेते हैं, लुब्रिकेंट्स की कर लेते हैं, रॉ मटेरियल की कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर अकाउंटिंग हो जाती है क्लासिफिकेशन करने के बाद। ओके, अब अगला फ़ायदा क्या है, उचित देखभाल। विभिन्न स्टोर वस्तुओं को मूल्य के आधार पर वर्गीकृत करके उनके सापेक्ष महत्व का पता लगाया जा सकता है और इस तरह के मूल्य के संदर्भ में उन पर पर्यवेक्षण और निरीक्षण नियंत्रण की उपयुक्त डिग्री का प्रयोग किया जा सकता है। अब जैसे उचित देखभाल की बात करें तो आपने अलग से क्लासिफिकेशन कर लिया, वर्गीकरण कर लिया, कपड़ों को एक साइड रखा है, तेल को एक साइड रखा है, कच्चे माल को एक साइड रखा है। अब आपको क्या सीमेंट को एक साइड रखा है, तो आपको देखभाल कैसे कर सकते हैं, कपड़ों में क्या चूहे जो है कतर देते हैं, ओके, काट देते हैं। तो इसके लिए आपको देखभाल क्या करनी है, उसके अंदर आप नेपथिलीन की बोल्स रख सकते हैं, नेपथिलीन की गोलियां रख सकते हैं। ओके, अब ऐसे तो है नहीं कि आप नेपथिलीन की गोलियां जो है आप बजरी या रेती में जाकर डाल रहे हैं। तो ये उचित देखभाल हो जाती है जब हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, कपड़ों को पता चल जाता है हमें ये नेपथिलीन की गोलियां जो है हमें कपड़ों की रैक में रखनी है। ओके, ना कि बजरी रेती में। तो यहाँ पर उचित देखभाल अच्छे से हो जाती है। ओके, लोकल लैंग्वेज में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जितना आप लोकल लैंग्वेज में समझेंगे उतना बेहतरीन होगा, एग्ज़ाम में आप बिल्कुल भी नहीं भटकेंगे। ओके, आराम से आपका एग्ज़ाम जो क्वालिफाई हो जाएगा। दोहराव से बचाव। ओके, दोहराव यानी डबल रिपीट होना। ओके, स्टोर की वस्तुओं का उचित वर्गीकरण सामग्री के लिए एक ही वस्तु के भंडारण में दोहराव की संभावना से बचने में मदद करता है। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण होने के बाद जो वस्तु में रिपीटेशन होती है उससे बचाव हो जाता है। ओके, अगला है मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, वर्गीकरण वस्तुओं में विभिन्न वस्तुओं के मानकीकरण में मदद करता है। स्टोर आइटम के मानकीकरण में निश्चित आकार और प्रकारों के उपयोग के माध्यम से विविधता में कमी शामिल है। मानकीकरण का उद्देश्य समान वस्तुओं के लिए समान मानक रखना है। मानक यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, जैसे कोई भी आइटम है, घी है, आपकी स्टोर के अंदर घी रखा है डिब्बे में पैक, तो घी का हम देख लेते हैं ये कब तक ख़राब होगा, इसके मानक क्या है, कितने टाइम तक इसको रखा जा सकता है स्टोर में, इसकी वैल्यू क्या है। तो ये सब मानकीकरण की प्रक्रिया में आते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये था क्लासिफिकेशन। मैं चैलेंज मार के कहता हूँ एग्ज़ाम में जो 2 से 3 क्वेश्चंस जो है इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो ये इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ओके, तो आज की क्लास में मैंने करवाया आपको क्लासिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो हमारी मेहनत को ज़रूर रिकॉग्नाइज करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सामग्री का संहिताकरण यानी कोडिफिकेशन। जब हम स्टॉक करते हैं, ग्रुप क्लासिफिकेशन करने के बाद रैक में रखने के लिए क्या करते हैं, कोडिफिकेशन करते हैं। ओके, जिससे कि तुरंत पहचान में आ जाए। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।